हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग लगातार सीरीज अपनी जारी रखे हैं रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए, उसी सीरीज को निरंतर हम आगे बढ़ते रहेंगे। थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं आवाज की वजह से वीडियोज में, लेकिन अब सही कर ली गई हैं, लगभग लगभग सही है सारी चीजें। चलिए, समय नहीं खराब करते हैं, समय बहुत बहुमूल्य है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, ये कहते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, सवाल हमारा ये है। पहले आप समझ लीजिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। जब हमारा संविधान निर्मित हुआ, संविधान बनाया गया, तो उसमें संविधान के भाग 4 में बताया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको दिखाई देते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो अर्थ है वो सिर्फ इतना है, इस बात के लिए है कि जो हमारा राज्य होगा वो जितनी भी नीतियां बनाएगा वो राज्य के हित में बनाएगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य उसके मस्तिष्क में होना चाहिए। ऐसी सारी चीजों को उसमें सम्मिलित करेगा वो कि जिससे जनता का अधिक से अधिक लाभ हो, कल्याण हो। कोई ऐसी नीतियां नहीं थोपेगा वो राज्य की जब वहां की जो जनता है, वहां के जो लोग हैं, उनको इस बात से परेशानी हो जाए। तो राज्य कल्याणकारी नीति की जब बात हो जाती है तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि राज्य कई प्रकार से, राज्य सरकारों में, केंद्र सरकारों में सत्ताएं आती हैं, सत्ताएं जाती हैं। उनको स्वाविवेक कुछ होता है, कुछ अपने राइट्स को बना सकते हैं, लेकिन उसके मूल भावना में जो बात होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि राज्य के जितने भी लोग हैं उनके कल्याण का समुचित ध्यान रखा जाए। ऐसी नीति को हम लोग क्या बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश के संविधान में दुनिया भर के जितने भी देश हैं, चाहे आयरलैंड हो, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे दक्षिण अफ्रीका हो, चाहे ब्रिटेन हो, सभी देशों से हमने कुछ न कुछ ग्रहण कर लिया है। और ग्रहण करके कहाँ पे रखा है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे जो हम ग्रहण करने की बात कर रहे हैं, स्वीकार करने की बात कर रहे हैं, लेने की बात कर रहे हैं, तो वो कौन सी बात हो रही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। तो तुरंत आप उत्तर दे देंगे कि हमारे राज्य के जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में लिखे गए हैं। और वो किस देश से लिए गए हैं, आयरलैंड से। कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं कि बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। बलात् श्रम के बारे में पहले जान लीजिए कि बलात् श्रम क्या होता है। ऐसा श्रम, ऐसी मेहनत, ऐसा काम जो आपकी इच्छा के विरुद्ध आपसे जबरदस्ती तौर पे करवाया जाए, आप नहीं करना चाह रहे हैं, आपको बंधुआ बना लिया गया है, बंधुआ मजदूरी बना दी गई है, आपको जबरदस्ती कुछ ऐसे दबाव बना दिए गए हैं कि आपको काम करना ही पड़ेगा। मान चलिए आप कहीं पे काम करने गए हैं, एक दिन आपने किया, आपने देखा कि उनके आचरण, उनके व्यवहार, उनका रीति रिवाज आपके प्रति बिल्कुल भी सही नहीं था, आपको चीजें नहीं पसंद आई, या आपको वहां पे तनख्वाह का पैसा कम दे रहे हैं वो लोग, आपकी मेहनत के अनुसार, आपको मजदूरी के अनुसार आपको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, रुपए नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत हजारों कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप वहां पे काम नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आप पे कुछ ऐसा बना दें, ऐसा कुछ दबाव कर दें कि वहां पर आपको काम करना ही पड़ जाए। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब है जबरदस्ती, बल पर, ताकत के बल पर या किसी के बल पर आपसे काम करवाया जाए। तो हमारे संविधान में सीधे से लिख दिया गया है कि बलात् श्रम का प्रतिषेध, यानी ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपसे कोई ऐसे काम करवाता है तो आप उसके विरुद्ध, क्योंकि आपके मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जब राज्य की नीतियां जो बनती हैं, उन राज्य की नीतियों में ऐसा संबोधित किया गया है, ऐसा लिखा गया है कि अगर ऐसा आपके साथ हो जाता है तो आप संविधान के अनुच्छेद 23, इसमें आर्टिकल 23 में जाकर के आप क्या कर लेंगे, आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। आप सुप्रीम कोर्ट और ये जो आपका उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पर जाकर के आप कह दोगे कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात की गई है। और मौलिक अधिकार कहाँ से हैं, आप जानते हैं मौलिक अधिकार के बारे में, अमेरिका से लिए गए हैं। और 12 से लेकर के 36 के बीच में, 12 से लेकर 36, 36 से लेकर के 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं आपके। यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाएगा
कि भाई वहां पे जब ऐसी चीजें लिखी गई हैं तो आपसे पूछा जाएगा सिंपल सा कि आप ये बताइए कि ऐसे अधिकारों का जब हनन होगा और बलात्कार श्रम आपसे करवाया जाएगा तो आप कहाँ जाओगे? तो आप जाओगे अनुच्छेद 23 का सहारा लेने, और अनुच्छेद 23 आपको इससे क्या कराएगा? निजात दिलाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा क्या है? आप जानते हैं कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका से एक पुरस्कार मिला हुआ है, तुरंत अभी लेटली, है ना, जल्द ही मतलब अभी मिला हुआ है। ऐसे ही हमारे द्विपक्षीय व्यापार होते रहते हैं अमेरिका से। वहां पे कोई चुनाव होता है तो भारत में हलचल हो जाती है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप की बात करी जाए या अभी जो दूसरे हुए चुन करके आए हैं। ठीक है, इस प्रकार की जब चीजें होती हैं, अमेरिका हमारा निकट निकट पड़ोसी बनता जा रहा है, व्यापारिक समझौते होते जा रहे हैं हमारे। तो अगर ऐसे आपसे पूछ लिया जाता है, और पेपर में कई बार पूछा गया और कई बार पूछा भी जाता है, अमेरिका ही नहीं, आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, यूरोप कंट्रीज, उनकी मुद्रा और उनकी राजधानी से प्रश्न आपके रेलवे पूछता है। तो आप ये याद रखोगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा क्या कहलाती है, तो आप बता दोगे संयुक्त राज्य अमेरिका की जो मुद्रा है वो डॉलर के नाम से पुकारी जाती है। उसको हम किस नाम से जानते हैं? डॉलर के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे ये लोग कह रहे हैं बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज किस पंचवर्षीय योजना के तहत लाई गई? हमारे वहां बहुत सारी योजनाएं चली। योजनाओं का मतलब है पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं जब निरंतर हमारे वहां चलती थी तो उन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत बहुत सारे काम होते थे। कहीं कृषि पर काम हो रहा, कहीं उद्योग पर काम हो रहा, कहीं आत्मनिर्भरता पर काम हो रहा है, कहीं दोनों पे काम हो रहा है। ऐसे बहुत सारे हम लोग प्लान करते थे और उन प्लानों को 5 साल के अंदर अपने उद्देश्य को कंप्लीट करने के लिए हम प्रयासरत हो जाते थे। ऐसी जब योजनाएं बन रही होती हैं तो उन्हीं बीच बीच योजनाओं में आप देखते हैं बड़ी बड़ी उद्योग कंपनियां भारत में लगती हैं, चाहे बोकारो की बात करें, चाहे भिलाई की बात करें, चाहे दुर्गापुर की बात करें। तो यहाँ जो प्रश्न आपके बनते हैं इससे आप संकेत लेकर के पेपर में बैठेंगे, पूछा जाएगा आपसे कि बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज कंपनी कब लगी, किसके सहयोग से लगी? तो आप बताओगे जो हमारे देश की तृतीय पंचवर्षीय चल रही थी। कौन सी पंचवर्षीय? तृतीय का मतलब थर्ड पंचवर्षीय चल रही थी। और थर्ड पंचवर्षीय कब? 1964 में चली। और 1964 में आपका मतलब 1964 में आपका क्या लगा? बोकारो स्टील प्लांट लगा। और कहाँ पे लगा था? झारखंड में लगा था। भारत के किस राज्य में? झारखंड में। और किसके सहयोग से? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से हमारे देश में जो लगती है फैक्ट्री, उसका नाम होता है बोकारो। झारखंड में लगती है। किस पंचवर्षीय में लगती है? तो तृतीय पंचवर्षीय में लगती है। आप याद कर लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। आगे ये लोग कह रहे हैं सरकारिया समिति का संबंध किससे था? बहुत सारी समितियां हमारे देश में आती। चलैया समिति है, दिनेश गोस्वामी समिति है, ठीक है, सरकारिया समिति है, 50 ऐसी समितियां बनती हैं जो अपने समय समय पर अपने क्या देती हैं? निर्देश देती हैं और बताती हैं कि भाई यहाँ पर ये काम बिगड़ रहा है, इसमें ये सुधार इस तरीके से होना चाहिए। तो सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप ये बताइए कि देश में जो सरकारिया समिति आई इसका संबंध किससे था, तो आप तुरंत जाकर के टिक कर दोगे कि केंद्र राज्य संबंध, यानी केंद्र और राज्य के बीच में संबंध कैसे होंगे, कैसे मजबूत रिश्ते स्थापित किए जाएंगे, इसकी जानकारी, इसकी रिपोर्ट जिसमें है वो कौन सी हमारी है? सरकारी आयोग है। आप याद रखोगे सरकारी आयोग में केंद्र राज्य संबंध के बारे में। क्योंकि जब भारत का संविधान आप पढ़ते हैं तो इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का क्या है? संघ है। राज्य अलग काम कर रहे होते हैं, संघ का मतलब केंद्र अलग काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब कोई देश पे विपदा आती है तब संघात्मक व्यवस्था जो होती है वो कैसी हो जाती है? एकात्मक। सारी सत्ताएं किसके हाथ में चली जाती हैं? केंद्र के हाथ में। और ऐसे आप देखते हैं कि राज्य अलग है सिस्टम और केंद्र अलग है। राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र को कौन संभालता है या भारत को कौन संभालते हैं? देश के प्रधानमंत्री। क्लियर है? आगे हम लोग देखते हैं। ये लोग पूछ रहे हैं बुशमैन कहाँ की जनजाति है? जनजाति हमने बताया है कि प्रश्न बनते हैं, कई बार बताया है। बुशमैन है, ठीक है, और बहुत सारी बद्दू है, ठीक है, एस्किमो है, ठीक है, इस प्रकार से माओरी है। ऐसे बहुत सारी जनजातियां, चकमा है, बहुत सारी जनजातियां आपसे पूछ ली जाती हैं। तो उनमें जो मोस्ट फेवरेट रहती हैं, ज्यादातर पूछी जाती हैं, उनके एकाध नाम हम कराते जाते हैं आपसे। तो ये लोग पूछेंगे बुशमैन कहाँ की जनजाति है? बुशमैन आप बता दोगे ग्रीनलैंड या कनाडा, कहाँ की है? बुशमैन
कहाँ की है, बुशमैन कहाँ की जनजाति है, तो एस्किमो कनाडा और ग्रीनलैंड की है। ये गलती से हो गया यहाँ पर, आप यहाँ पे लिख लोगे कालाहारी रेगिस्तान। कहाँ पे, कालाहारी, यानी अगर आपसे आ जाए कालाहारी या फिर बोत्सवाना यानी दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र, वो गलती से लिख गया वहां पे। अगर पूछा जाए कालाहारी या बोत्सवाना या दक्षिण अफ्रीका में मोस्टली कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो आप बता दोगे बुशमैन कहाँ के है, कालाहारी रेगिस्तान के है। याद रखिएगा आप लोग। और जनजाति किसे कहते हैं आप जानते हैं, जो समाज की मुख्य धारा से कटे हों, जिनका रहन सहन, खान पीन, रीति रिवाज, संस्कार पूरी तरीके से अलग हों, शिक्षा के तौर पे पूरी तरीके से अविकसित हों, हर चीज से वो कटे हुए हों, समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग हों, उनका निवास जंगलों में रहता है, उनके खान पीन अलग रहते हैं, उनको जनजाति कहते हैं। याद रखिएगा, पूछेगा जरूर, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं शारदा एक्ट किस वर्ष आया। शारदा एक्ट बहुत ज्यादा फेमस है। पहली तो बात यह है कि आप ये जान लीजिए कि शारदा एक्ट आया किस लिए। भारत में क्या होता है, भारत आपका गांवों में रहता है, शहरों में रहता है, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे दिखाई पड़ती है, गाँव में। दूर दराज क्षेत्रों में आप जानते थे कि उम्र की कोई सीमा नहीं थी, 5-5, 10-10 साल थोड़ा सा बड़े हुए, वही हम पहुंचे 13-14 साल, 14-14 साल भी नहीं पहुंच पाते थे, 10 से 12 साल के बीच में ही ब्याह कर दिए जाते थे। तो ये बात होती है कि भाई एक परिपक्व उम्र कितनी मानी जाए और उस उम्र में ही शादी की जाए। अगर उसके पहले किसी का ब्याह कर दिया जाता है तो सरकार की अगर ये नजर में बात आ जाती है तो उसको दंडनीय अपराध माना जाएगा, क्योंकि ये शारीरिक एक प्रकार से शोषण है। शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक तीनों पक्ष से देखें तो तीनों पक्ष से ये शोषण था। इस आधार पे हमारे वहां एक एक्ट आया, और वो एक्ट कौन था, शारदा एक्ट। तो पूछा जाता है पहली बात शारदा एक्ट कब आया, तो आप बताओगे 1930 में भारत में शारदा एक्ट आया। किसके समय में आया, गवर्नर जनरल हमारे कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन के समय में शारदा एक्ट आया। और शारदा एक्ट में जो बात करी गई कि भाई शादी की उम्र जो होगी, विवाह की उम्र जो होगी, वो उम्र कितनी निर्धारित होनी चाहिए, तो इन्होंने बताया कि लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए, मतलब लड़की जो पक्ष है उसकी उम्र 14 वर्ष होनी चाहिए, और लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। अब ये बढ़ करके कितनी हो गई, आप देखते हैं 18 से 21 वर्ष। पहले ये कितनी थी, 14 से 18, मतलब लड़कियों की उम्र 14 और पुरुषों की, मतलब लड़कों की उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। इसके पहले के अगर ब्याह जो कर दिए जाते थे वो अवैध माने जाते थे, गलत तरीके से माने जाते थे। चलिए ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। विवाह के बारे में सोचें आप लोग। आगे देखते हैं हम लोग, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी। मौर्य वंश के संस्थापक की जब बात हो जाती है, बहुत बड़ी डायनेस्टी होती है, बहुत बड़ा साम्राज्य होता है, तो ये अखंड भारत का निर्माण कर देते हैं। और जितने भी आसपास टूटे फूटे छोटे राज्य होते थे, उन सबको मिला करके एक समग्र भारत का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पूछे मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो आप बता दोगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। और इनके गुरु का नाम अगर हम पूछ लें आपसे, तो आप बताओगे इनके गुरु महान नीतिज्ञ, महान राजनीतिज्ञ कौन थे, चाणक्य। चाणक्य का एक और नाम कौटिल्य है, कौटिल्य का एक और नाम विष्णुगुप्त है। तो कौटिल्य की बात कर लें, विष्णुगुप्त की बात कर लें, चाणक्य की बात अगर हम करते हैं, तो उसका सीधा सा आंसर आपका कौन सा हो जाता है, चंद्रगुप्त के गुरु का नाम चाणक्य। और अब अगर हम बात कर लें कि इनकी राजधानी का नाम, तो राजधानी इनकी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र वही था जिसको आधुनिक तौर पे हम पटना के नाम से जानते हैं, पटना बिहार के नाम से। इसकी स्थापना किसने कराई थी, उदयन ने कराई थी। और उदयन किस वंश का था, उदयन हर्यक वंश था। उदयन ने किसकी हत्या कर दी थी, अपने पिता अजातशत्रु की। अजातशत्रु ने किसकी हत्या कर दी थी, अपने पिता किसकी, बिंबिसार की हत्या कर दी थी। और बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे, तो आप बता दोगे हर्यक वंश से। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। जैसे आप देखते हो कि नीला आसमान होता है ना, बहुत सारे गीत भी बने हैं फिल्मी। तो अगर आपसे पूछा जाए आकाश का रंग नीला है या नीला क्यों प्रतीत दिखाई पड़ता है या नीला क्यों है, तो आप बता दोगे प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए आकाश का जो रंग है वो नीला ही क्यों दिखाई पड़ता है, तो आपका जवाब होना चाहिए प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। चलिए आज का आखिरी प्रश्न, शायद हाँ आखिरी प्रश्न आप देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके जाएंगे। और वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे, आपके लिए ही इतनी मेहनत करी जा रही है, तो आप लोग पूरा अपना सहयोग दीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग, प्राथमिक रंग क्या होते हैं। तो प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है, तो आप बताओगे लाल हरा नीला।
ऐसे रंग जो प्राथमिक रंग की श्रेणी में आते हैं उनके 3 नाम है, लाल, हरा, नीला। इनको हम प्राथमिक रंग के नाम से जानते हैं। आज की क्लास काफी बेहतर रही है, काफी बढ़िया रही है, बहुत सारे प्रश्न आने की उम्मीद है। बहुत सारे मतलब ये होता है 10 लिखे हुए हैं, 10 को हम और जो बीच बीच में व्याख्या करते जाते हैं तो और वो ज्यादा हो जाते हैं, है ना। बाकी आप लोग पूरा सहयोग देते रहेंगे, प्यार बनाए रखेंगे। थैंक यू सो मच।